नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वर्ल्ड क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स। तो जैसा हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बोला था कि हम जल्दी ही एक फ्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स की, और रेफरेंस मटेरियल उसमें उड़ान 3.0 होगा, जो ओनली आई एस पी डब्ल्यू का एक कंसाइज मटेरियल है। तो वादे के मुताबिक आज हम उसका पहला चैप्टर देखते हैं, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो ये ईडब्ल्यू की मैगजीन है, ओनली आई एस की, ये उड़ान 3.0। तो इसका जो पहला चैप्टर है, इसमें आप ये देखें इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। जो भी टॉपिक्स हैं, है ना, ये शुरू के जो 9 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, इनको हम आज कवर करते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। ठीक है। अब इसमें मेनली देखिए 2-3 चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो मटेरियल बना हुआ है, ये नोट्स फॉर्म में है बेसिकली, ठीक है? तो जो बिल्कुल ही बिगिनर होगा, उसको थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है कि बिल्कुल इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से जो बेसिक लेवल होता है, एनसीईआरटी से मिलता है, तो वो थोड़ा-सा लैक है यहाँ पे, ठीक है? तो एक फाउंडेशन होना चाहिए हल्का-सा इकोनॉमिक्स का, है ना? उसके बाद ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं कि मतलब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती है ना? तो एप्लीकेशन बेस्ड है इसमें। मैं कोशिश करूँगा कि ये गैप कम से कम हो, ठीक है? जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो तो मैं समझाऊँगा ही, क्योंकि वो कंटेंट भी ऐसे ही बना हुआ है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बिगिनर्स को इश्यूज़ आते हैं, मैं उनको भी टच करते हुए जाऊँगा फ्रेंड्स से। तो एक विन-विन सिचुएशन होगी सबके लिए, ठीक है? तो पहला इसने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स जो टर्म है उसका ओरिजिनेशन हुआ है एक ग्रीक टर्म से, ओरिनोमिया, ठीक है? ये ओरिनोमिया मीनिंग हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मीन्स बेसिकली ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब है एक मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है? तो 1776 में एडम स्मिथ थे, जो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है इनको। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना? ये वेल्थ ऑफ नेशंस बुक इन्होंने पब्लिश करी थी। तो उसमें उन्होंने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स को कि मतलब जो वेल्थ ऑफ नेशंस है, उनका जो नेचर है या कॉज है, वो इकोनॉमिक्स की वजह से होता है, ऐसे कुछ उन्होंने टर्म दिया था, है ना? और एक कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करते हैं, ठीक है? जो भी गुड्स हैं हमारी, जो जिसको हम टच कर सकते हैं, सर्विसेज होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जो इंटेंजिबल होती हैं, जो सपोर्ट करती हैं गुड्स बनने में, है ना? उनके प्रोडक्शन, उनके कंजम्पशन और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को हम स्टडी करते हैं, ठीक है? तो एक डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है कि इट स्टडीज विद इट्स इट इज़ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स विद थ्योरी ऑफ मार्केट्स, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस और इन्फ्लेशन। तो ये कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हैं, तो इससे रिलेटेड जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो इकोनॉमिक्स है। और ये आपको मैंने अभी पहले बताया था कि इट्स द एरिया ऑफ स्टडी फॉर प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। अब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा कि ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमीज़ में दो टाइप्स हैं बेसिकली, यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या होता है, बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल होता है, मतलब पूरे नेशन के इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, है ना? जो लार्ज स्केल फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी वगैरह, है ना? उन पे फोकस किया जाता है। जैसे एग्जांपल वही दिया हुआ है, पॉवर्टी हो गई, नेशनल इनकम हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो बेसिक से जो चीज़ें हैं, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि जो इंडिविजुअल लेवल पर है, मतलब इंडिविजुअल लेवल, हाउस होल्ड लेवल, कोई इंडस्ट्री लेवल, ठीक है? वहाँ पर जो उनके डिसीजन मेकिंग है, वो कैसे अपने रिसोर्स को मैनेज करने हैं, तो उसके बारे में माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। तो अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर स्टेट पीसीएस के पर्सपेक्टिव से देखें, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही ज़्यादा आती है, ठीक है? आप ये समझिए कि 95% क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के होंगे जो इकोनॉमिक्स के आते हैं, और माइक्रो के
हार्डली 5% क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम छोड़ देंगे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन फोकस ज़्यादा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स पे होगा, ठीक है। जैसे डिमांड सप्लाई और है ना, जैसे डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन, कंजप्शन, जो ये चीज़ें होती हैं, ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। अब इन्होंने क्लासिफाई किया इकोनॉमिक्स को, तो इन्होंने 1 2 3 4 5 5 अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं इकोनॉमिक्स की। तो अपने को रटना नहीं है, बट अपने को समझना है कि मतलब ये क्या 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 क्लासिफिकेशन होती है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जैसा रिक्वायर्ड होगा उसको हम यूज़ कर लेंगे। जैसे पहला है कंट्रोल या रेगुलेशन। तो इसमें क्या है, जैसे कंट्रोल और रेगुलेशन में इन्होंने 3 दिया है, लिबरल, कमांड और मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स कंट्रोल किसका कंट्रोल या रेगुलेशन किसका रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट होती है उसका रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो उसमें 3 टाइप के इकोनॉमीज हैं, लिबरल, कमांड और मिक्स। जैसे लिबरल में क्या है कि फ्री फ्रॉम रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड मार्केट इज गवर्न बाय लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जो एडम स्मिथ ने भी कहा था, ठीक है। तो यूएस और यूरोप वगैरह में जो कैपिटलिज्म इकोनॉमी होती है बेसिकली, ये वो चीज़ है, इनमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिफाइन होती है मार्केट में, और चीज़ें चलती हैं इकोनॉमिक्स में। दूसरा कमांड इकोनॉमी है। कमांड इकोनॉमी में ये बिल्कुल इसका लिबरल का उल्टा हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी ऑफ रशिया, यूएसएसआर जो थी, है ना, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी होती है, क्यूबा की, चाइना की, ठीक है। इनमें क्या होता है कि सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, और वही डिसीजन लेते हैं कि कितना बनना है ना, हाउ मच विल बी द प्रोडक्शन, टू होम डिस्ट्रीब्यूशन वुड टेक प्लेस। तो जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, दोनों का मिक्सचर होता है, कि इसमें गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर होता है, मींस ये हिंड्रेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट एक फैसिलिटेटर होते हैं प्राइवेट जो एंटरप्राइजेज हैं उनको इकोनॉमी में एंट्री था, ठीक है। तो जैसे इंडिया का एग्जांपल है, 1991 के बाद जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, डेवलपिंग और अंडर डेवलप या लीस्ट डेवलप, एलडीसी भी बोलते हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो इनमें वही है कि कुछ क्वांटिफाई तो नहीं किया इसमें, जस्ट ये बोले कि इकोनॉमिक्स विद हाई पर कैपिटा इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और जिनके तो यही है कि मतलब पर कैपिटा इनकम के बारे में बोला गया कि जिनकी हाई है, ठीक है, वो डेवलप्ड हैं, जिनकी काफ़ी कम है वो लीस्ट डेवलप्ड हैं, और जो फेज ऑफ डेवलपमेंट में चल रहे हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। इसमें इन्होंने वो नहीं दिया है, कोई क्वांटिफाई नहीं दिया है कि कितना पर कैपिटा इनकम होना चाहिए, यानी इस टाइप से कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा क्लासिफिकेशन है इनकम पे, तो लोअर इनकम, मिडिल इनकम और हायर इनकम पे एक इकोनॉमी डिफाइन की गई है। तो इनमें ये बोला गया कि जो आपका पर कैपिटा इनकम होती है, अभी पर कैपिटा इनकम क्या होती है वो भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा, बट अभी जस्ट आप यही देख लीजिए कि पर कैपिटा इनकम मतलब कि किसी नेशन में, किसी भी नेशन में एक बंदे की कितनी इनकम है, ठीक है, उसको मोटा मोटी हम समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम है। तो एक क्वांटिफाई किया हुआ है उसको कि अगर वो लेस देन डॉलर और रुपीज़ दोनों में दिया हुआ है, जैसे डॉलर में 1025 डॉलर्स है ना, पर एनम है ये, और रुपीज़ में उसको कन्वर्ट कर दिया है, लगभग 70 का रेशियो होता है, तो क्या, तो 70,069 रुपीज़ INR, ठीक है। तो अगर इससे कम है पर पर एनम पर कैपिटा इनकम, तो वो लोअर इनकम में चल जाती है। हायर इनकम का स्लैब दिया हुआ है इन्होंने यहाँ से 12,376 डॉलर, है ना, या फिर 8,46,023 पर एनम, किसी भी कंट्री में पर कैपिटा इनकम होगी तो वो हायर इनकम में चल जाएगी। और इन दोनों के बीच का जो फेज है वो मिडिल इनकम में दिया हुआ है, तो जो इंडिया आता है वो मिडिल इनकम और हायर इनकम के बीच में आता है अभी, ठीक है। तो अभी वो हायर इनकम में नहीं आता है, और इंडिया वैसे डेवलपिंग और एलडीसी में डेवलपिंग में आता है, ठीक है जी। एक फोर्थ क्लासिफिकेशन है सेक्टर्स। तो ये सबको ये काफ़ी कॉमन है क्लासिफिकेशन, कि सेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, तो एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल और सर्विस, है ना। इसको
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी बोला जाता है कई जगह पे। तो एग्रेरियन में क्या है कि जो अ, अब अच्छा, इसमें बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो, तो अगर 50% से ज़्यादा किसी कंट्री की जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ से आती हैं, तो वो एग्रेरियन कंट्री हो गया, वो एग्रेरियन इकोनॉमी हो गई। इसी तरीके से अगर किसी भी कंट्री की जो टोटल जीडीपी है उसका 50% से ज़्यादा इंडस्ट्रीज से आता है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन सब से आता है, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। और अगर वो 50% से ज़्यादा उनका सर्विस सेक्टर से आता है जीडीपी, तो वो सर्विस सेक्टर हो गया। इस तरह से इंडिया के केस में अगर इंडिया इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 55% के आसपास जो जीडीपी है वो सर्विस से आता है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन डेटा है, कोई बहुत फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ इतना श्योर है कि 50% से ज़्यादा है वो। और इंडस्ट्रियल का शायद 25 के आसपास में है, और एग्रेरियन का 20% के आसपास में है, 70 से 20% के आसपास। तो ये उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है। अब डिटेल में आगे और आएगा इसमें कि प्राइमरी एक्टिविटीज या एग्रेरियन एक्टिविटीज़ में क्या-क्या चीज़ें आती है ना, इंडस्ट्रियल में क्या-क्या चीज़ें आती है, वो हम आगे देख लेंगे। बट अभी जो उन्होंने बेसिक सा क्लासिफिकेशन दिया उसको पढ़ लेते हैं। और एक ग्लोबल रिलेशन के अकॉर्डिंग भी उन्होंने इकोनॉमी डिफाइन करी है कि किसी भी कंट्री का ग्लोबल कंट्रीज से रिलेशन क्या है उसका। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी में क्या है कि उसका किसी भी कंट्री से कोई ट्रेड नहीं है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है उसका। ठीक है, तो उनको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। और ओपन इकोनॉमी में क्या है कि हाँ, फ्लो ऑफ ट्रेड है। ठीक है, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, फ्री फ्लो ट्रेड भी हो सकता है, जैसे यूरो कंट्रीज में होती है ना। और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है, जैसे इंडिया चाइना में थोड़ी सी कहीं कहीं कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। लेकिन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो क्लोज इकोनॉमी बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में सर्वाइव होना। ठीक है, ओपन इकोनॉमी में ही अधिकतर कंट्रीज आती हैं। अब एक इन्होंने टॉपिक दिया है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी बेसिकली बार्टर सिस्टम है ना। बार्टर सिस्टम तो पहले ज़माने में चला करता था कि पहले जब करेंसी नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे कि कोई नीड बेस्ड चीज़ें होती थी, नीड बेस्ड ट्रांजेक्शन होती थी। जैसे सपोज किसी ने चावल उगाए बहुत सारे खेत में, और किसी ने दाल उगाई सपोज, है ना। या तो वो क्या करते हैं आपस में चेंज कर लेते हैं कि अच्छा तू मेरे को इतने किलो चावल दे दे, मैं तेरे को इतने किलो दाल दे देता हूँ, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन होती है उस हिसाब से। तो नीड बेस्ड जो ट्रांजेक्शन होती थी वो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, और बार्टर सिस्टम है। बट अभी ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है ना। बहुत थोड़ी बहुत सर्वाइव करती है, कोई रूरल एरियाज में थोड़ी बहुत चलती है, बट ऐसे ख़त्म हो गई है। अब आते हैं मार्केट इकोनॉमी में। तो मार्केट इकोनॉमी बेसिकली वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो अभी हमने बात करी थी एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन में, जो उन्होंने बताया था, है ना। तो वो इनके प्रोपेगेटर थे, मतलब मार्केट इकोनॉमी को उन्होंने फेवर किया था काफ़ी। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई रेगुलेशन नहीं होती। इट वाज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेजे फेयर है। ठीक है, लेजे फेयर एक टर्म होती है, इसमें इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशन नहीं है। और इनमें वही है कि जो इकोनॉमी है वो लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। ठीक है, इनविजिबल हैंड्स ऑफ मार्केट बाय एडम स्मिथ। ये बेसिकली क्या है, एडम स्मिथ ने एक चीज़ बोली थी, एक कंसेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड्स का। उन्होंने बोला था कि जो मार्केट इकोनॉमी होती है वहाँ पर डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली जो होते हैं वो प्राइस सेट करते हैं। ठीक है, तो जो जो डिमांड और सप्लाई है उनको उन्होंने इनविजिबल हैंड्स बोला था कि उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें इकोनॉमी में प्राइसेस सेट होती हैं। ठीक है, जैसे यूएसए, हांगकांग, यूरोप वगैरह हो गया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। बट अब एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स इन्होंने मतलब एक एक टर्म्स दिए हैं। एक नेहरूवियन सोशलिज्म, बस वही नेहरूवियन सोशलिज्म वही है कि हम जो मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ी थी वही चीज़ है कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। गांधीन इकोनॉमिक्स, गांधीन इकोनॉमिक्स बेसिकली एक कंजर्वेटिव टर्म है नेहरूवियन सोशलिज्म का। मतलब नेहरूवियन सोशलिज्म में क्या था कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेजमेंट दिया था। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात करी थी, मैकेनाइजेशन पे बात करी थी, ऑटोमेशन पे बात करी। ठीक है, गांधीन इकोनॉमिक्स क्या है कि विलेज फोकस्ड इकोनॉमी है कि विलेज सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए,
है ना, इम्पोर्ट कम से कम करें हम, है ना, सेल्फ प्रोडक्शन है, सेल्फ सफिशिएंट हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो, सेंट्रलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मैकेनाइजेशन को बहुत अगेंस्ट थे ये, क्योंकि इनको लगता था कि उससे फिर क्या है कि लेबर डिमांड बहुत कम हो जाएगी, तो मशीन्स के अगेंस्ट थे ये। प्राइवेट सेक्टर के अगेंस्ट नहीं थे गांधी इकोनॉमिक्स में, बट मशीन्स के अगेंस्ट थे, जबकि नेहरू वेन सोशलिज्म में मशीन्स के अगेंस्ट नहीं थे वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। ये टर्म्स क्या होता है ना, बेसिकली इन टर्म्स को आप समझिए, और ये अपने आंसर में आप कहीं कहीं लिखेंगे, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर में। ठीक है, एक है कीनीशियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कीनीशियन इकोनॉमिक्स बेसिकली, हाँ, ये आपको मैं समझाता हूँ। कीनीशियन इकोनॉमिक्स बेसिकली एक इकोनॉमिक्स थे केनीज करके, तो ये करीबन वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की बात है। ठीक है, तो इनका बेसिकली फंडा क्या था कि मार्केट प्रिंसिपल, जो मार्केट इकोनॉमी है, बेसिकली इनका इनका फंडा यहाँ से आया था कि पहले मार्केट इकोनॉमी चलती थी कैपिटलिस्ट की, लेकिन 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उससे क्या हुआ कि काफ़ी इकोनॉमी डैमेज हुई थी। तो वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फेलियर था बेसिकली, है ना। तो लोगों ने वही सोचा कि यार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो थी, बट वो फेल कर गई थी बुरी तरीके से, और पूरे ग्लोबली रिसेशन आ गया। तो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन था, वो बहुत खतरनाक था इस मामले में। तो वहाँ से कीनीजन का प्रिंसिपल आया कि उन्होंने कहा कि मार्केट इकोनॉमी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करते हैं? उन्होंने बोला कि मार्केट इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी रहना चाहिए, सो दैट चीज़ें जब रिसेशन आ रहा हो या कुछ ऐसी इशू हो रहे हो, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हो गए ये। ठीक है, तो इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिए थे? इन्होंने वही सॉल्यूशन दिया था कि वैसे जब सही सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है तब तो ठीक है, आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन जहाँ पर रिसेशन आ रहा है, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं, है ना, नेगेटिव जा रही हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट वगैरह, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। और कैसे करेगी इंटरवेंशन? कुछ फिजिकल स्टिमुलस देगी और कुछ मॉनेटरी स्टिमुलस देगी। मींस फिजिकल स्टिमुलस में क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने एंड से एक्सपेंडिचर कर रही है ना। देखो यार, मार्केट में पैसा कम हो गया, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, सामान बिक नहीं रहा है, तो सामान बन नहीं रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो सब कुछ स्टैग्नेट हो गया, तो डिमांड ही नहीं है। तो डिमांड जनरेशन कैसे होगी? तो गवर्नमेंट के पास पैसा है, ठीक है, या गवर्नमेंट लोन ले लेगी, है ना, कुछ भी करके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, क्योंकि लोग तो कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, तो चीज़ें बनना स्टार्ट होगी। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्री को पैसा दिया, तो इंडस्ट्रियों ने लोन लिया, है ना, सस्ते रेट पे या ज़ीरो रेट पे लोन मिल गया उनको, उन्होंने अपना एक्टिविटी स्टार्ट करी, है ना। तो ऐसे करके एम्प्लॉयमेंट बनी, लोगों को सैलरी आई, है ना। लोगों को सैलरी आई तो उन्होंने डिमांड, खाने पीने की चीज़ें खरीदी, तो खाने पीने की इकोनॉमिक चल चल गई। तो ऐसे करके फिस्कल स्टिमुलस होता है। एक होता है मॉनेटरी स्टिमुलस। मॉनेटरी स्टिमुलस में क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है किसी कंट्री का, उसकी तरफ से होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, सेंट्रल बैंक की तरफ से होता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएसए में फेडरल बैंक है, फेडरल रिजर्व है, ऐसे करके। तो ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट है, बैंक रेट है, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। सपोज इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, तो अब इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज को लोन चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट मान लो कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया सेंट्रल बैंक ने, है ना, रेपो रेट कम कर दिया। तो इससे क्या होगा कि इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा कि हाँ यार, हमें लोन सस्ते में मिल जाएगी भी बैंक से, है ना, कमर्शियल बैंक से, तो हम उसको लेकर के इकोनॉमी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इनका रोल यहाँ पर आता है। ठीक है, तो आपको हल्का हल्का आइडिया लगे, बाकी ये सब जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये एक एक टॉपिक्स आगे आगे चैप्टर्स में आएंगे, तो हम उसको डिटेल में वहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ऊपर क्या था इनमें, हाँ, अब 3 कंसेंसस के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए अभी कि क्या-क्या चीज़ें हैं। एक है वॉशिंगटन कंसेंसस, एक है बीजिंग कंसेंसस और एक है सैंटियागो कंसेंसस। कंसेंसस मीन्स कि सब लोग बैठ के एक सहमति करते हैं ना, तो उसको कंसेंसस बोलते हैं। तो बेसिकली आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि वॉशिंगटन कंसेंसस में क्या था कि ये आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किसने ये टर्म कॉइन किया था या फिर क्या था। बेसिकली क्या है कि जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक है और यूएसए है, ठीक है, इन लोगों ने बोला था कि जो हमारी थिंकिंग है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, इन्होंने इसको फेवर किया था, है ना। इन्होंने बोला था कि
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो ठीक है ग्लोब के लिए, और अर्ज किया दूसरे कंट्रीज को कि आप भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जाएं, और जो कंट्री उसमें कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसता है तो ये उसको अपने जो इनकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उनकी तरफ उसको शिफ्ट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उसी टर्म्स एंड कंडीशन में उनको हेल्प करेंगे। जैसे अभी श्रीलंका में क्राइसिस हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो आईएमएफ वहाँ लोन देगा, तो वो लोन देगा, उनको हेल्प करेगा, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा। किससे कोरिलेटेड होंगी वो? उनकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, उस टाइप की पॉलिसीज वो बोलेगा लाने के लिए कंट्री को, ठीक है। वो बोलेगा कि आप सोशलिस्ट एक्टिविटीज कम करो, आप पेंशन वगैरह कट कर दो, है ना। वो कैपिटलिस्ट जो पॉलिसीज है उन पे फोकस करेगा। तो ये वॉशिंगटन कंसेंसस है। बीजिंग कंसेंसस इसका उल्टा है, ठीक है। वो ये चाइनीज मॉडल है बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और ये डेंग जियाओपिंग ने 1976 में से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये चाइना के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा। और इन्होंने ये एंटी वॉशिंगटन कंसेंसस भी बोलते हैं उसको। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बस वही बोला है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, इनोवेशन करेंगे, है ना, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स करेंगे, और सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ रखेंगे अपने में, ठीक है। इस टाइप की इन्होंने चीज़ें रखी थी, अपोजिट टू वॉशिंगटन कंसेंसस। और एक सैंटियागो कंसेंसस है। इसमें क्या है कि बेसिकली जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की काफ़ी क्रिटिसिज्म होने लग गई कि इनकी पॉलिसी बहुत हार्श होती है ना, हम सोशल को बिल्कुल थोड़ी छोड़ सकते हैं भाई, वेलफेयर एक्टिविटीज़ तो करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, पेंशन एकदम से कैसे बंद कर देंगे। तो इन्होंने फिर सैंटियागो कंसेंसस निकाला। ये ऑल्टरनेटिव है, उसमें मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक की तरफ से था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो उन्होंने बोला इंक्लूसिव ग्रोथ पे इन्होंने फोकस किया था कि मतलब सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स पे ही हमारा ग्रोथ नहीं होना चाहिए, सोशल ग्रोथ भी होनी चाहिए, है ना। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल के बारे में इन्होंने फोकस किया। तो इंडिया ने इसको अडेप्ट किया था 2002 में। एक क्वेश्चन है, आप पॉलिटी से रिलेटेड है, आप कमेंट करिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट्स किस सेक्शन से, या मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उससे जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो किससे रिलेटेड है, और सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है वो किससे रिलेटेड है। आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब एक इन्होंने, एक ये आप देख रहे होंगे, इन्होंने एक ऐसा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी करके एक ये चार्ट दिया हुआ है। तो जस्ट ये बेसिक मतलब इन्होंने क्या किया कि जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उनको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्यूनरी, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, और ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो आपको भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या है। देखो, प्राइमरी सेक्टर वही है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, है ना, अलाइड एक्टिविटीज़। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हम अर्थ से, है ना, अर्थ में ओशन हो गए, सॉइल हो गई, है ना, उससे हम डायरेक्ट जो चीज़ें निकालते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़। जैसे फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल हो गई, है ना। कई कई जगह पे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है, क्योंकि मशीन्स लगी होती है वहाँ पर, है ना, बड़े बड़े ऑयल ड्रिलिंग मशीन्स लगी होती है। बट नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट अर्थ से निकाला जा रहा है ना। और तो उस सेक्टर को हम रखेंगे किसमें? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। इनको रेड कॉलर जॉब भी बोलती हैं, रेड कॉलर वर्कर्स भी बोलते हैं, जिसमें आउटडोर नेचर होती है बेसिकली एक्टिविटीज़। हाँ। अब दूसरा हो गया सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या है आपका? मैन्युफैक्चरिंग आती है बेसिकली, है ना। तो इंडस्ट्रीज होगी, मैन्युफैक्चरिंग हो गई। जो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो उनका रॉ मटेरियल होता है ना, उसको लेकर के उसमें वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, और उसको हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ऑयल, सपोज क्रूड ऑयल आया, अब क्रूड ऑयल तो प्राइमरी एक्टिविटी थी, अब उसके बाद उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हुआ है, ठीक है, और रिफाइनरीज में गया है, उसके बाद उसमें पेट्रोलियम, केरोसिन और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में चली गई, है ना। सपोज एक और एग्जांपल देते हैं कि एग्रीकल्चर में आपने फिश कैचिंग करी, तो ये तो प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। लेकिन फिश को प्रोसेस प्रोसेस किया, उसकी कटिंग करी, उसको पैक कर दिया, है ना, उसके अलग अलग पीसेस किए, जो भी फिशिंग प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, वो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई। आपने गेहूँ उगाया,
V2 गया, वो प्राइमरी एक्टिविटी हुई, लेकिन उसको आपने ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, है ना, बन्स बना दिया, उससे बेकरी बनाई, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में आ गया आपका, ठीक है। तो उसको फर्दर डिवीजन हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको ब्लू कॉलर जॉब्स बोले जाते हैं ना, जो सेकेंडरी सेक्टर में या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होती है। अब एक आती है टर्शरी सेक्टर या सर्विसेज सेक्टर। इसमें बेसिकली क्या है कि जो प्राइमरी और इट डिस्क्राइब्स ऑल इंडस्ट्री दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर सेक्टर्स और फाइनल कंज्यूमर। बेसिकली जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हैं वो तो हो गई। अब उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें जो चाहिए होती है उनको हम सर्विसेज बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर से कुछ रॉ मटेरियल निकला, उसको हमने वैल्यूएशन कर दी सेकेंडरी में। अब उसके बाद वो एट द एंड कंज्यूमर पे चाहिए ना, फाइनल कंज्यूमर पे कंजप्शन के लिए, जैसे हम और आप हैं। तो उनके बीच में क्या जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सर्विस सेक्टर में आती हैं, है ना। जैसे रिटेल सेक्टर हो गया, टूरिज्म रिटेल हो गया, मतलब कोई शॉप है ना, उसने क्या किया, सामान खरीदा, फिनिश प्रोडक्ट, और आपको बेचा ला करके स्टोर में रख करके, तो वो सर्विस दे रहा है आपको। टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गई, मेडिकल हो गई, लॉजिस्टिक्स हो गई, है ना, हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। इनको व्हाइट कॉलर जॉब बोली जाती है। एक है कि पिंक कॉलर जॉब्स को ट्रेडिशनली वेमेंस वर्क बोला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप है, बट ठीक है, बोलते हैं तो क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे बेबी सिटिंग या फ्लोरिस्ट, डे केयर वर्कर, नर्सेज। अब ये ऐसा नहीं है कि जस्ट ये फिक्स टू या कन्फाइंड टू वीमेन ही होती है, बट मोस्टली वीमेन ही करती हैं, ट्रेडिशनली करती आ रही हैं, ठीक है। तो इनको पिंक कॉलर जॉब बोला जाता है। तो कहीं कहीं छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पिंक कॉलर जॉब्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके, है ना। तो थोड़ा बहुत आपको ये सब पॉइंट्स आइडिया होना चाहिए आपको। तो इसके बाद ऊपर में ये तो 3 हो गए आपकी, ठीक है। अब एक होती है क्वार्टरनी सेक्टर, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो आपने कर ली। जो ठीक है। और अब क्वार्टरनी पे आते हैं, तो ये बेसिकली नॉलेज सेक्टर है। इसमें नॉलेज, इंटेलेक्चुअल चीज़ों से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल चीज़ों से रिलेटेड इसमें बातें होती हैं, ठीक है। जैसे प्रोफेसर है कोई कॉलेज में, है ना, तो वो किस सेक्टर में आएंगे, तो वो नॉलेज सेक्टर में आएंगे, है ना। क्वार्टरली सेक्टर हो गए, कोचिंग्स चलती हैं, है ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे। तो ये सब क्वार्टरली सेक्टर में आ जाएगी, नॉलेज रिलेटेड जो चीज़ें होती है। और R&D जो जितनी चलती है, जो जितने आपके लेबोरेटरीज वगैरह उनमें R&D चल रही होती है, DRDO होगी, बेल हो गई, ठीक है। इनमें जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्वार्टरली सेक्टर में आती हैं। एक आता है फिफ्थ, क्वीनरी एक्टिविटीज़, है ना। ये बेसिकली टॉप डिसीजन मेकर्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड होती है ना। जैसे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको क्यूनरी एक्टिविटीज़ में बोलते हैं। बेसिकली टॉप डिसीजन मेकर्स होते हैं ये, है ना। तो इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशन भी बोला जाता है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया था एक्टिविटीज़ का, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज में देखो यार, नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है एम्प्लॉयमेंट की, वो रेगुलर होती है, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं गवर्नमेंट के, उनके अकॉर्डिंग होती है। जैसे कोई कि इनको जैसे परमानेंट जॉब नहीं बोलते हम, तो उस टाइप की जॉब्स होती है ये। इसमें क्या है कि एश्योर्ड वर्क मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि कुछ टाइम काम करा के आपको हटा दिया, है ना, अल्टे से आपने कोई वॉल्यूशन नहीं किया वहाँ पर खतरनाक सा। फिक्स्ड आवर्स होंगे आपके, सोशल सिक्योरिटी होंगे, सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, है ना, लंच के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है, वर्क कंडीशंस एक लेवल के अकॉर्डिंग होगी, ऐसा नहीं कि बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के आप काम किए जा रहे हो इंडस्ट्री में, वेल्डिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं, सिस्टम होते हैं बने हुए, ठीक है। पेरोल सर्विसेज भी बोलते हैं इनको, पेरोल जॉब्स भी बोलते हैं, कि आपका ऑन रिकॉर्ड सब सब चीज़ होती है। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि इनमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने दिए होते हैं इसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उनके अकॉर्डिंग जनरली काम नहीं किया जाता है ना। ये कुछ लो वेजेस जॉब होती हैं जिसमें जिसमें ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज, इनका कोई प्रोविजन नहीं होता। जैसे एग्जांपल बोलता हूँ कि कोई डोमेस्टिक वो काम करने वाले लोग आते हैं घर में, है ना, जो डोमेस्टिक काम घरों में काम करते हैं, काम वाली हो गई, है ना, कुछ लॉन में काम कर रहे हैं लोग। तो इस टाइप में क्या है कि इनका कोई लिखा पढ़ी का हिसाब तो होता नहीं है, इनकी छुट्टियां हो गई तो पैसे कट गए,
है ना? छुट्टियाँ इन्होंने कर ली तो इनको कोई सिक लीव नहीं मिलती, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इनकी, कोई ओवरटाइम का कुछ हिसाब नहीं है, भई काम करके जाना है ना? लोग बोलते हैं कि काम करके जाना है, 1 घंटा रुक के जाओ भले ही, तो उसके कोई अलग से पैसे नहीं मिलते, है ना? कभी भी इनको फायर किया जा सकता है, तो ये अनऑर्गनाइज़ सेक्टर है। और ये जीडीपी में काउंट भी नहीं होता है इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड ही नहीं है चीज़ें, है ना? गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है इसके पास, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें एक फैक्ट है, बड़ा एस्टोनिशिंग सा है कि अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर है, वो इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है? जबकि ऑर्गनाइज्ड सेक्टर ऑलमोस्ट 50% ही काउंट करता है। मीन्स ये बोल रहे हैं कि जो नेशनल इनकम है टोटल, उसका 60% जो है वो अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर से आता है। तो ये बड़ी एस्टोनिशिंग सी बात है कि जिस सेक्टर से हमारा इतना ज़्यादा जीडीपी का सेक्शन आता है ना, हमारा 60% के आसपास नेशनल इनकम आती है, उसको हम अनअकाउंटेड टाइप का ही है वो। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ठीक नहीं है, उनमें एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अच्छी नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, तो इस पर थोड़ा गवर्नमेंट को वर्क करने की ज़रूरत है। एक टर्म आजकल आता है गिग इकोनॉमी, है ना? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म है। बेसिकली ये आजकल एक नई टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ गई हैं, जिसमें कुछ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपको, या कुछ फ्रीलांसिंग जॉब मिलेगा। कि फ्रीलांसिंग है, आपने कुछ अपने मन से काम किया कि अच्छा चल मेरा मन हो रहा है बुक लिखने का, तो या फिर मैं कोडिंग में अच्छा हूँ, तो मैंने कहीं किसी कंपनी में वैसे अप्लाई कर दिया, तो मेरे को एक काम मिल गया, एक प्रोजेक्ट सा मिल गया, मैंने वो काम कर लिया, मेरे को पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई, है ना? या फिर ज़ोमैटो टाइप की सर्विसेज होती है कि आपने अपना रजिस्टर कर दिया, आप अपना एज अ राइडर, और आपको जितना काम किया आपको उस हिसाब से पैसे मिल गए, बात खत्म हो गई। तो ये आजकल एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्रीलांसिंग की जो एक्टिविटी चल रही है, गिग इकोनॉमी इसको बोलते हैं, ठीक है? ये भी बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलेशन और रेगुलेशन है नहीं गवर्नमेंट का। आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हाल फिलहाल में कोई एक गवर्नमेंट स्कीम आई है गिग इकोनॉमी से को फोकस करते हुए, है ना? तो कौन सी स्कीम है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, मतलब एसेट ओनरशिप क्या होता है कि कोई भी कंपनी है उसमें ओनरशिप वगैरह है ना, एसेट्स मतलब जो उनके सामान हो गए, कैपिटल हो गई, मशीन्स हो गई, लैंड बिल्डिंग्स हो गई, उनकी ओनरशिप के अकॉर्डिंग। तो दो हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप। तो पब्लिक सेक्टर में क्या है कि जो 50% से ज़्यादा जो एसेट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे बीएचईएल हो गई, पब्लिक सेक्टर्स हो गए जितने आपके ओएनजीसी हो गई, एनटीपीसी हो गई, ये सब हो गई, है ना? एसबीआई हो गई। प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि इनकी 50% से ज़्यादा ओनरशिप इनके प्राइवेट हैंड्स में होती है, जैसे रिलायंस हो गई, है ना? इनमें कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनमें कुछ शेयर होगा गवर्नमेंट का, लेकिन वो 50 से कम होगा, ठीक है? और इनका बेसिकली मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है? पब्लिक सेक्टर का मोटो प्योरली प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बट सोशल एक्टिविटीज़ भी होती है इसमें, ठीक है? और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या है कि एक कोलैबोरेशन होती है गवर्नमेंट का और एक प्राइवेट एजेंसी का, है ना? तो कोई किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ये आजकल काफ़ी पॉपुलर मॉडल है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में भी बहुत सारी ड्रॉबैक्स हैं जो जो नेहरूवियन एरा से स्टार्ट हुई थी और 1991 तक गई थी काफ़ी हद तक। तो इसमें क्या था कि लाइसेंस कोटा राज सिस्टम होता था ना, तो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, करप्शन बहुत होता था, है ना? रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है उतना, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी, है ना? आज भी आप देखेंगे कि कोई डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, है ना? बहुत बड़ी लैंड ले रखी है उन्होंने, लेकिन बिल्कुल ही मेंटेन नहीं है, बिल्कुल ही रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे वो लोग, है ना? बिल्कुल ओपन एरिया ऐसे ही छोड़ दिया है। और तो ये इस टाइप के ड्रॉबैक्स हैं। प्राइवेट में क्या होता है कि ये प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, ये इन्हें प्रॉफिट मिल रहा है तो ये इंडस्ट्री चलाएंगे, इनका प्रॉफिट कम होने लग गया या फिर लॉस में जाने लग गए तो ये बंद कर देंगे कंपनी को, तो जितने वर्कर्स हैं उनका लॉस हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, है ना? इनके सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ नहीं करते ये। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या है कि ये मिक्स है बेसिकली, इसमें जैसे सपोज गवर्नमेंट ने अपना रिसोर्सेज लगाया, अपनी लैंड दी, ठीक है? प्राइवेट सेक्टर ने अपनी कैपिटल दी मान लो कुछ, और अपनी एक्सपर्टीज़ दी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज़ अच्छी होती है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है ना? गवर्नमेंट ने उनको रिसोर्सेज दी, उनको लैंड दी, उनको वर्कर्स दिए काम करने के लिए, ठीक है? तो ये है।
तो बेसिकली विन विन सिचुएशन हो गई कि गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया और प्राइवेट सेक्टर ने भी उसको अच्छे से एफिशिएंटली हैंडल कर लिया। तो पीपीपी मॉडल आजकल चल रहा है काफ़ी। अब कुछ टर्म्स इन्होंने दिए हुए हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है, ये आपको जस्ट वैसे ही बता देता हूँ। कुछ इमर्जिंग इमर्जिंग मॉडल्स है बेसिकली ना। एक है जैसे बिहेवियर इकोनॉमिक्स। तो बिहेवियर इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि किसी इंडिविजुअल का क्या थिंकिंग प्रोसेस होता है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए, है ना, उसकी स्टडी को बिहेवियर इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो ये एक रिसर्च का सब फील्ड है और अभी इसमें 2017 में किसी को नोबेल प्राइज मिला है ना। कौन से ही बंदे हैं, रिचर्ड थैलर, इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये एक जस्ट R&D वाला सेक्शन है, इसमें कि अलग अलग इंडिविजुअल्स का क्या थॉट प्रोसेस होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। एक वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, तो ये काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में। इसमें अमर्त्य सेन को लिखा हुआ है कि उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड। बेसिकली क्या हुआ था, 1990 के आसपास की बात है। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उलग, ठीक है, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। अमर्त्य सेन उन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है। अमर्त्य सेन इंडियन थे, उन्होंने सपोर्ट किया था और दोनों ने मिल करके फिर इस कंसेप्ट को आगे पॉपुलराइज किया था। तो यूएनडीपी ने अपने जो यूएनडीपी जो एचडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो तब से स्टार्ट हुआ था। उन्होंने यहीं से कंसेप्ट उठाया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होती है कि हम वेलफेयर पे जाएंगे। हम ऐसा नहीं कि जस्ट ग्रोथ ग्रोथ चाहिए, है ना, हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो अभी ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने डेवलपमेंट की बात करी थी, इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी थी, ठीक है। एक है एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स में क्या है कि एक कुछ कंट्रोल पैरामीटर रखे हुए हैं, किसी मान लो किसी लैबोरेटरी में कुछ कंट्रोल सेटिंग रखी हुई है ना, और उसमें ह्यूमन का क्या बिहेवियर होता है, उसकी इकोनॉमिक्स को एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स बोला गया है ना। कि अलग अलग कंडीशंस हमने इम्पोज कर दी किसी ह्यूमन बीइंग पे, उसके बाद उसकी डिसीजन मेकिंग क्या है ना। तो इसको एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक कंडीशन इम्पोज कर दी कि तुम्हें महीने के 1000 रुपये ही खर्च करने हैं, है ना। तो मेरी डिसीजन मेकिंग कैसे हो जाएगी, है ना। और एक कंडीशन कर दी कि तुम्हें 1000 रुपये 1 घंटे के अंदर खर्च करने हैं, ये अलग कंडीशन है, दूसरे सिचुएशन में लगा दी, तब मेरी इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग क्या होगी, है ना। तो ये उसको स्टडी करता है। एक है सर्कुलर इकोनॉमिक्स, ये बहुत अच्छा टर्म होता है, 3R भी बोलते हैं इसको, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। एक 4R भी होता है, उसमें रिफ्यूज भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, सर्कुलर इकोनॉमिक्स है कि आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उस उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। ऐसा नहीं कि आपने बनाया, यूज़ किया, फेंक दिया, नहीं, उसको रीयूज़ करिए, है ना। ये एनवायरमेंटल जो एसडीजीज है ना हमारे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनसे रिलेटेड होता है कि हमें इन्वायरमेंट पे फोकस करना है, सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है, ठीक है। तो सर्कुलर इकोनॉमिक्स में यही है कि हमें वेस्ट कम से कम करना है, रीयूज़ करना है ना, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना, रिड्यूस करनी है, जो चीज़ें कम में हो जाए हमारा, है ना, उसको रिड्यूस करो, रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो और रिफ्यूज़ भी करो। रिफ्यूज़ का मतलब कि अ, कोई प्लास्टिक है, जैसे सपोज अब प्लास्टिक बैन हो गया लेकिन कई जगह यूज़ करते हैं, तो रिफ्यूज़ करो आप। आपको बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा अपने में, कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमिक्स। अब ये टर्म्स है ना, देखो आप सोच रहे हो कि यार हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सर पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम क्या करेंगे इसका। ये सब टर्म्स हैं, ये आप दिमाग में रखोगे अपने और आप क्वेश्चंस में डालोगे अपने, ठीक है। तो आपको बहुत सही लगेगा। आप और सामने वाले बंदे को लगेगा कि क्या बोलते हैं, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यार इसने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है ना। जैसे आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स का नाम बोलोगे, अमर्त्य सेन, यूएनडीपी, है ना, एसडीआई, ये टर्म्स डालोगे किसी भी सोशल सोसाइटी के क्वेश्चन में, है ना, तो वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब जैसे इकोनॉमिक्स का जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है, सीओपीज होते रहते हैं, आजकल COP28 होगा, COP26 हो गया, पेरिस समिट हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं आप अगर सर्कुलर इकोनॉमिक्स का टर्म यूज़ कर दोगे, है ना, तो वो एक क्या है कि कम वर्ड नहीं बोलते कि कम वर्ड्स में आप ज़्यादा बात बोल देते हो, है ना। आपने सर्कुलर इकोनॉमिक्स लिख दी, प्रमोशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमिक्स, बस आपने ये लाइन लिख दी, एग्जामिनर को समझ में आया कि हाँ यार ये बंदा मतलब ठीक है, इसको आता है ना, ये इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ कर रहा है। तो जो मेंस आंसर राइटिंग है ना, उसमें यही चीज़ देखी जाती है कि आपको जर्नलिस्टिक आंसर नहीं लिखना। वो
है ना, वो बोला जाता है कि जीएस का पेपर है, जनरल साइंस, बट जनरल नहीं है वो स्पेसिफिक है। वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक हम बहुत एक ना बहुत ही वैसे बोलते हैं कि अगर यार कोई भी एक मतलब एक हंसी मजाक में बोलते हैं हम लोग यूपीएससी की स्टडी में कि यार जीएस का आंसर ऐसा मत लिखो कि एक पनवाड़ी की दुकान पे कोई बंदा बैठा हुआ है, चाहे वो पनवाड़ी की दुकान नहीं होती जो ये पान वान वाली की दुकान होती है, उन पे भी कोई बंदा बैठा होगा ना, वो भी कुछ ना कुछ लिख देगा, है ना, कि क्लाइमेट चेंज पे कुछ ना कुछ वो भी लिख देगा। लेकिन वो लिखेगा और तुम यूपीएससी के मेंस में बैठे हुए हो, है ना, तुम कल को ऑफिसर बनोगे, तो तुम में और उसमें कुछ तो फर्क होना चाहिए ना लिखने में। तो तुम्हारे आंसर में वो दिखना चाहिए, वो भी 2 पन्ने भर देगा, तुम भी भरोगे। लेकिन तुम्हारे स्पेसिफिक टर्म्स होंगे, टेक्निकल टर्म्स होंगे, सिलेबस से रिलेटेड टर्म्स होंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें तुम्हारे को अलग बनाएगी। तुम एग्ज़ाम्पल डालोगे, तुम डेटा डालोगे, ठीक है? तो अब आपको ना एक आज की वीडियो इतनी ही रखेंगे, थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी वीडियो फिर, ठीक है? तो हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, 20-25 मिनट से ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है? तो अ, आपको जाते-जाते एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देके जाऊँगा आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए। देखो, एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ आपको, है ना? मैंने यूपीएससी में बहुत सारी वीडियोज़ देखी, मेरे को एग्ज़ैक्टली इस टाइप की स्ट्रैटेजी नहीं बताई किसी ने, ठीक है? अलग-अलग टाइप से बताते हैं लोग कि अच्छा सिलेबस देख लो, पीवाईक्यूज़ देख लो, है ना? इस टाइप के लोग बताते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली नहीं बताया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ठीक है ना? आपको अगर आपने समझ ली अच्छे से, तो आपको बहुत काम आने वाली है। देखो, आपके पास पेपर आने वाला है, ठीक है? मेंस का पेपर आएगा, प्रीलिम्स का पेपर आएगा, किसी भी एग्ज़ाम का, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीज हो गए। अब आप ये सोचो कि अगर आप पेपर सेटर थे, है ना? अगर आपको बोला था पेपर बनाने के लिए, तो आप क्या करते हैं? आप कहाँ से पेपर बनाते हैं? है ना? सपोज़ कमीशन में हो आप, ड्यूटी लगी हुई है, आप 45 इयर्स की, 50 इयर्स के हो। आपको बोला कि अरे यार ये वाला पेपर बनाओ 100 क्वेश्चन, या ये मेंस का आंसर बनाओ, मेंस से क्वेश्चन बनाओ। आप कहाँ से बनाओगे? एकदम से तो नहीं ढूँढोगे ना। आपका पहला क्या करोगे? अच्छा यार सिलेबस क्या है ना? तो आप पहला लिखा लोगे सिलेबस। दूसरा आप बोलोगे कि अच्छा यार सिलेबस तो देख लिया, अब यार इतनी एज हो गई है, अब उतना याद भी नहीं है सिलेबस से कहाँ-कहाँ निकाले हैं। तो आप सोचोगे चल यार एक काम कर लेता हूँ, प्रीवियस से क्वेश्चन देख लेता हूँ, है ना? 10 साल, 12 साल, 15 साल के, 30 साल के, 40 साल के क्वेश्चन बैंक निकाल लेता हूँ, है ना? यूपीएससी ने क्या बनाए हैं, है ना? हमारी बॉडी ने बनाए हैं, यूपीएससी ने या स्टेट पीसीएस ने, उनको निकाल लेते हैं, उन्हीं में से कुछ ना कुछ घुमा-फिरा के लिख देंगे, ठीक है? उन्हीं से क्वेश्चन बना देंगे। जैसे सपोज़ उन्होंने कोई क्वेश्चन उठाया, अब ऐसा नहीं कि वो सीधे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब सीधे कॉपी पेस्ट कर देंगे तो कमीशन से डाँट पड़ जाएगी कि भाई तुम किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? वो क्या करेंगे, अच्छा कोई क्वेश्चन पूछा था, उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। तो वो क्या करेगा, वो जो एक ऑप्शन है ना, चारों में से कोई एक ऑप्शन, उससे ही क्वेश्चन उठा कर के बना देगा नया क्वेश्चन, ठीक है? तो उसका काम आसान हो गया, काम भी जल्दी हो गया, सिलेबस के आस-पास भी रहा, सिलेबस में भी ज़्यादा माथा नहीं मारना पड़ा उसको, और पीवाईक्यू से घूमते-फिरते क्वेश्चन आ गए। इसलिए लोग बोलते हैं ना पीवाईक्यूज़ करना चाहिए, उसका रीज़न ये होता है, ठीक है? अब मैं आपको एक अप्रोच और इसी में एक, ये तो आपको पीवाईक्यूज़ की इंपॉर्टेंस पता चल गई, है ना? कि क्वेश्चन किस डेप्थ में आते हैं, है ना? हमें कितना पढ़ना है, जो हम पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है भी कि नहीं है, ठीक है? और अब दूसरा एक चीज़ आपको बताता हूँ सिलेबस का, है ना? लोग बोलते हैं कि सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए। मैं बोलता हूँ सिलेबस को रट लो, है ना? मतलब सिंपल हिंदी में नहीं बोलता कि गोटा मार के पी जाओ। सिलेबस को गोटा मार के पी जाओ, है ना? बिल्कुल एक पेज लो, उस पे लिखो जीएस 1, है ना? जो यूपीएससी का सिलेबस है, उसको 1, 2, 3, 4 करके पॉइंट्स बना-बना के लिख दो, है ना? ऐसे जीएस 2 का बना लो, जीएस 3 का बना लो, जीएस 4 का बना लो। मैंने भी बना रखे हैं ऑलमोस्ट, आप 14-15 पॉइंट्स में एक-एक जीएस का सब्जेक्ट को खत्म कर लोगे, है ना? किसी में 15 पॉइंट जाएँगे, किसी में 20 पॉइंट जाएँगे, लेकिन आप कवर कर लोगे। इसको दिन और रात ऐसा गोटा मार लो कि आपको कोई रात में भी उठा दे ना, तो आपको याद हो, ठीक है? इतने अच्छे से याद कर लो। अब होगा क्या, इसका फ़ायदा बताता हूँ आपको। आपने बिल्कुल रट दिया, बिल्कुल आँख बंद करके रट लिया इसको। समझा नहीं, बस रट लिया। अब देखो फ़ायदा क्या है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना, जैसे कोई लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है? कोई लोग सपोज़ मैं अभी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना? आप कोई अपनी भी बुक पढ़ोगे, है ना? कोई एनसीईआरटी पढ़ेगा, कोई हिस्ट्री की बुक पढ़ेगा, कोई कुछ भी पढ़ता है। तो आप ये देखोगे कि यार ये टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये सिलेबस में था कि नहीं था। अब सिलेबस रेफर नहीं करना, आपको सिलेबस में याद होना चाहिए कि अच्छा यार ये टॉपिक था, इसमें अच्छा ये वाला जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये इस टॉपिक से रिलेटेड है सिलेबस में, ठीक है? जैसे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक टॉपिक दिया हुआ है इकोनॉमिक्स के जीएस 3 में। तो मेरे को याद होना चाहिए कि अच्छा यार सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आ जाएँगी, ठीक है? तो आप ऐसे करके करिए,
और एक दूसरा एडवांटेज क्या है इसका कि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार मेरे पास पॉइंट नहीं आ रहे, मैंने मतलब इंट्रो तो बना दी, कंक्लूजन बना दिया, बॉडी में मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ उसको, बॉडी में मैं चीज़ें डाल नहीं पा रहा। तो बॉडी में जो पॉइंट्स आएंगे वो वही पॉइंट्स होंगे जो आपने सिलेबस के रटे हुए हैं। जैसे कोई क्वेश्चन GS4 का आता है, एथिक्स का, है ना? तो एथिक्स में आप बड़ा मुश्किल लगता है कि एथिक्स एथिक्स पर आपको जो चीज़ पूछी है उसके लिए 2 पन्ने कैसे भरें, उस बीच में जो कहाँ से पॉइंट डालें। तो अरे पॉइंट जो तुम्हारे प्रॉपर सिलेबस है उन्हीं में से घुमा-घुमा के डालो, है ना? उन्हीं में से तुमने सिटीज़न चार्टर उठा लिया, अकाउंटेबिलिटी उठा लिया वहीं से, है ना? और सिविल सर्विसेज क्वालिटीज उठा लिया, है ना? ऐसे ऐसे जो भी टॉपिक्स दिए हैं उसमें, ठीक है, RTI उठा लिया, तो वो टॉपिक्स को डालो, करप्शन उठा लिया, ऐसे ऐसे डालोगे तो मल्टी डायमेंशन बनेगा तुम्हारा आंसर, और सिलेबस का राउंड घूमेगा। क्योंकि यूपीएससी या स्टेट पीएससी का जो भी बंदा है, अभी जैसे यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो जो बंदा है उसको सिलेबस पता है ना? अगर वो देख रहा है कि यार सिलेबस के अराउंड बंदे ने लिखा है तो वो नंबर देगा उसके, है ना? उसके नंबर मिलेंगे। और तुम्हारे लिए भी ईज़ी है। अच्छा, तुम्हें यार डायमेंशन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास गिन करके 15-20 डायमेंशन तुम्हारे याद हैं, सिलेबस के टॉपिक्स, है ना? तुम्हें उन्हीं में घुमा-फिरा के आंसर लिखना है ना? तो 7-8 पॉइंट लिखने होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो उन्हीं के अराउंड में घुमा-फिरा के लिखो, उन्हीं से रिलेटेड तुम्हें हिंट मिल जाएगी कि अच्छा यार, अच्छा इस पॉइंट से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, इस पॉइंट से रिलेटेड ही कोई एग्जांपल डाल देता हूँ, इस पॉइंट से रिलेटेड ही कोई केस स्टडी डाल देता हूँ। तो तुम्हारे सिलेबस का राउंड भी रहे, तुम्हें सोचने में ज़्यादा समय नहीं लगा, तुम्हारे पास ऑलरेडी GS1, 2, 3, 4 के 15-15 से 20-20 डायमेंशन तुम्हारे पास ऑलरेडी सिलेबस के आ गए हैं। तो सोचो तुम्हारे लिए कितना अच्छा है ना? अभी जब आगे आंसर राइटिंग के बारे में और करेंगे तो आपको और डिटेल्स बताते रहूँगा, ये सब ज्ञानबाजी में थोड़ी बहुत देते रहूँगा बीच में। बट ये बहुत काम की चीज़ है ना? आप इसको जब आप यूज़ करोगे ना आंसर राइटिंग में, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक अलग ही क्वालिटी दिखेगी आंसर में, ठीक है? तो आप अभी लंबी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अब इसको यहीं स्टॉप करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे आपसे आगे, और इस चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, जो नेक्स्ट हाफ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेंगे। तब तक आप रिवाइज करिए इसको, जो भी आपके डाउट्स हों वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, है ना? मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। और पढ़ते रहिए, हेल्थ पे ध्यान रखिए, है ना? अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, और कीप लविंग योर कंट्री, कीप लविंग योर स्टडीज़। जय हिंद।